हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है, मतलब आशा करती हूँ, आशा कोई नहीं है यहाँ पर, अच्छे ही होंगे आप सभी और पढ़ाई भी अच्छी ही कर रहे होंगे और करते भी जाना है क्योंकि अब पेपर 1-2 महीने में होने ही वाला है। हमारा जो प्री होने वाला है एमपीपीएससी का, तो वो अगले साल, इस साल तो नहीं कह सकती मैं कुछ भी, लेकिन नेक्स्ट ईयर के पूरे पूरे चांस है। नेक्स्ट ईयर तो जनवरी का मान के चलते, जनवरी फरवरी में हो जाएगा और कभी भी हो, लेकिन हमें मान के चलना है कि हमारा पेपर 2 महीने में होगा। इसलिए हमें तैयारी भी अपनी उसी हिसाब से रखना है। हमारी तैयारी, जो पेपर की तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, ना कोई ढील देना है। जिसका भी जैसे कि मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है तो वो भाई पेपर का सोच ले कि यार 2 महीने पड़े हैं, कहाँ अगर हम कहीं भी समय गंवाएंगे तो फिर हम पेपर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना है हमें और यही समय है जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखिएगा। तो आपको कहीं से भी ना तो मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना ही कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत है। आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सोचते जाइए। सोचिए कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फिर शायद है, क्योंकि हमें समय, किस्मत और समय बार बार कोई मौका नहीं देती। और फिर ये है हमारा एमपीपीएससी का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि महान है कि सालों निकाल देता है, मतलब एक एक साल पूरा निकाल देता है पेपर करवाने में। तो जैसे कि अभी आप 2021 का ही देख रहे हैं, पूरी साल भर निकल गई और फिर भी हम नहीं कह सकते कि इस साल पेपर हो पाएगा। और 2020 का भी हमने देखा, पूरी साल भर निकल गई, लेकिन पेपर कब हुआ? 2021 में, इसी साल पेपर हुआ। तो महान है इसी वजह से, क्योंकि इसकी एक तो पेपर कराने का जो तरीका है, इंसान को, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। पेपर दे दिया तो रिजल्ट का इंतज़ार, रिजल्ट आ गया तो दूसरे स्टेज का इंतज़ार कि सेकंड वाला जो हमारा मेंस होगा या फिर इंटरव्यू होगा वो कब होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कराया जाता है आयोग के द्वारा। और उसके बाद ही अगर पेपर हुआ है तो कुछ कुछ प्रश्न भी ऐसे रखेंगे कि पता चल लगता है देख के, जैसे कि कहीं दूसरी लोग से आ गए हैं ये क्वेश्चन। तो फिर ये खैर चलता रहता है और चलता भी रहेगा, लेकिन हमारी पढ़ाई में हमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। ऐसी पढ़ाई करना है, मतलब कि भाई अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं जो किसी से भी नहीं बनते हैं। लेकिन मान लीजिए 100 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो किसी से नहीं बन रहे हैं, लेकिन 95 करने की तो हमारे पास तैयारी होना चाहिए। तो हमें ये रखना है, हमें वो 5 पर ध्यान नहीं देना है कि हमसे 5 नहीं बने, उसका दुख मनाए बैठे हैं और कहीं आयोग को दोष दे रहे हैं, कहीं अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है कि हमें ऐसी पढ़ाई करना है ताकि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमसे छूटे नहीं। तो चलिए, बातें तो हो गई हैं, अब हम अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और आज हमें क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने चंदेल वंश तक देख लिया है। अब हम अगली क्लास जो है, अगली स्टडी हम कंटिन्यू करते हैं आगे की। तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। तो पिछली क्लास में हमने देखा था चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश को हमने पूरा जाना और मध्य प्रदेश में इसकी क्या स्थिति रही और कहाँ पर इसका शासन रहा। जैसे बुंदेलखंड रीजन में खजुराहो, छतरपुर, यहाँ पर चंदेल राजाओं का शासन रहा। फिर खजुराहो में बहुत जो भी मंदिर हैं, ज़्यादातर खजुराहो वंश के सॉरी चंदेल वंश से संबंधित जो भी राजा थे उन्होंने ही बनवाए हैं। तो ये सब इन सब के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हम क्या पढ़े थे वो देख लेते हैं। ये पूरा हमने चंदेल वंश के बारे में जाना था। तो आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे और नोट्स की आप टेंशन ना लें, क्योंकि पहले मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, लेकिन अब से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है एकेडमी का। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और इस बार में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और अब जो भी क्लास में अपलोड करूँगी उसके नोट्स आपको वहाँ पर मिलते जाएंगे। तो आप वहाँ से नोट्स प्राप्त करते जाइए। अब आज हमें पढ़ना है, मैं ज़्यादा ही आगे निकल आई हूँ, बातों बातों में ना याद नहीं रहता है। तो हमने
पिछली क्लास में चंदेल वंश देखा, फिर हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र का प्राचीन नाम क्या था? मान्यखेत। तो वहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी, जो कि फिर इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में बैतूल में आ गई थी। ये चीज़ें खैर हमने पिछली क्लास में देख ली हैं। अब हमारे आज की क्लास क्या है? आज हमें पढ़ना है, पहले पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करें तो यह मुख्यतः राजस्थान का वंश है। राजस्थान में जो कि मूलतः जोधपुर और जोधपुर मीरता में वहाँ का यह वंश है। और यहाँ जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिश्चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा नागभट्ट प्रथम के समय उज्जैन में स्थापना की गई थी। और पहले यह वंश कहाँ पर था? राजस्थान में इसकी जो मूल स्थापना जो एक प्रकार से बोलें नींव रखी गई थी वह राजस्थान में रखी गई थी। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में नागभट्ट शासक था, एक नागभट्ट प्रथम, उसके द्वारा मध्य प्रदेश की उज्जैनी, यानी जो वर्तमान उज्जैन है, प्राचीन नाम इसका उज्जैनी था, अवंतिका भी था। तो अवंतिका तो खैर महाजनपदकालीन नाम है और इसका एक नाम उज्जैनी भी था। तो यहाँ पर इसकी एक शाखा की स्थापना की गई नागभट्ट प्रथम के द्वारा, जो कि 730 से 756 ईस्वी के समथिंग की गई थी। इसने अरबों के आक्रमणों को विफल किया था। मतलब कि जो नागभट्ट प्रथम था, इसके समय अरब आक्रमण हुए थे और इसने उनसे युद्ध किया और उनको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया, है ना, इसे बोलेंगे। फिर देखें, इसके एक उत्तराधिकारी था वत्सराज भी शक्तिशाली शासक हुआ। उसने भी अपना काफ़ी राज्य का विस्तार किया और जिससे राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था। इसने क्या किया? अपना राज्य विस्तार कर लिया था। और तो इसी समय और भी जो शासक थे, जैसे राष्ट्रकूट थे, पाल थे, तो इन लोगों के साथ एक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है, जो जिसके बारे में आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वो पढ़ेंगे, भारत की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें उतना ही पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के लिए जितना ज़रूरी है। तो एक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है और अगर क्वेश्चन ऐसा बनता भी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच में था, तो वह था राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार राजवंशों के बीच में। और ये कब से शुरू हो जाता है? जब वत्सराज राज्य विस्तार करने की अपनी नीतियाँ अपनाने लगता है, उस समय से फिर हमको इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, हम किसी का राज्य हथियाने की कोशिश करेंगे तो फिर वह हाथ पे हाथ रखेगा तो बैठेगा नहीं, वह भी उसका मुकाबला करेगा ही। तो ऐसे ही ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर देखें, नागभट्ट द्वितीय ने अंततः कन्नौज पर अधिकार कर लिया और त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों का विजय बनाया। तो ये जो नागभट्ट था, नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट प्रथम की ने तो स्थापना की थी कहाँ पर? उज्जैनी में। फिर नागभट्ट द्वितीय था, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी मतलब जीत प्राप्त की थी और प्रतिहारों का जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष में विजयी बनाया। त्रिपक्षीय संघर्ष में खुद विजय हुआ था। लेकिन राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने, एक राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय ने, उसे मतलब हरा दिया उसको पुनः। और मिहिर भोज के समय प्रतिहार शक्ति का उत्थान हुआ। फिर जो मिहिर भोज के समय प्रतिहार शक्ति का दोबारा उत्थान हुआ, मतलब वह चरमोत्कर्ष पर पहुंची। और अरब यात्री सुलेमान है, उसने मिहिर भोज को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। जब एक अरब यात्री आया था, जैसे जब अरब आक्रमण हुए थे उस समय एक अरब यात्री भी आया था, जिसने कि बहुत सारे भारत की जो उस समय राजवंशों से संबंधित बुक्स भी लिखी हैं। तो उसमें बताया गया है कि जब उस समय का जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज को बताया गया। ग्वालियर और कहला मिहिर भोज से संबंधित हैं। और उसके एक उत्तराधिकारी महिपाल, उसका एक उत्तराधिकारी था मिहिर भोज का, महिपाल के बाद हम बात करें तो इसका जिक्र अरब यात्री था अलमसूदी, एक और आया था अलमसूदी नाम का अरब यात्री था, अरब से आया था, उसने इसका जिक्र किया है अपने ग्रंथों में। फिर प्रतिहार राजा था राज्यपाल को चंदेल नरेश गंड, जिसका अन्य नाम था विद्याधर। चंदेल नरेश गंड का अन्य नाम विद्याधर था। इसने मार दिया और फिर त्रिलोचन पाल को राजा बना दिया। इसने त्रिलोचन पाल को राजा बना दिया था और फिर यशपाल के साथ ही प्रतिहार वंश समाप्त हो गया। फिर लास्ट राजा कौन बचा? यशपाल।
1036 यानी 1030 ईस्वी में पृथ्वी वंश समाप्त हो गया। सॉरी। फिर देवपाल के शासनकाल में पृथ्वीहार जो साम्राज्य खंडित होने लगा था और पृथ्वीहारों की शक्ति निरंतर पतन होता चला गया। अंततः पृथ्वीहार साम्राज्य को अनिलवाड़ के चालुक्यों, जो अलग अलग साम्राज्य थे, उन्होंने आपस में बांट लिया था। तो वह कौन कौन से उन्हें देखते हैं। अनिलवाड़ था, उसके चालुक्य, जेजागभुक्ति कौन सा रीजन है, जो बुंदेलखंड हमने कल पढ़ा था। तो जेजागभुक्ति के चंदेलों, डहाल के चेदियों, मालवा के परमारों, दक्षिणी राजपूताना के गुहिलों, शाकंभरी के चौहानों और ग्वालियर के कच्छपघातों ने आपस में बांट लिया। मतलब इतना बड़ा राज्य था कि इतने सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया। ठीक है। फिर हम देखते हैं मालवा का परमार वंश की बात करते हैं। अब किसकी बात करना है हमको, मालवा के परमार वंश। तो परमार वंश भी देखेंगे, इसमें भी जो बहुत से ऐसे राजा हुए हैं, बहुत महान महान राजा हुए हैं, भोज्य या राजा भोज्य से, तो जिनके बारे में आप अभी भी सुनते हैं, जो भोपाल में स्टैचू भी बना है राजा भोज का। तो चलिए देखते हैं मालवा का परमार वंश। मालवा के परमार वंश प्रारंभ में यह लोग राष्ट्रकूट थे, उनके सामंत थे। मतलब कि ये वंश की जब नींव पड़ी थी तब यह कोई स्वतंत्र वंश नहीं था, यह राष्ट्रकूट वंश के अधीन था। फिर 1812 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट राजा था गोविंद तृतीय ने पृथ्वीहार नरेश नागभट्ट द्वितीय से मालवा को जीतकर अपने सामंत उपेंद्र या कृष्णराज को सिंहासन पर बैठाया। और फिर कृष्णराज परमार राजवंश का संस्थापक माना जाता है। कौन माना जाता है? कृष्णराज परमार। फिर यद्यपि पृथ्वीहारों द्वारा मालवा को पुनः जीत लिए जाने के पश्चात मालवा पर इस वंश का अधिकार समाप्त हो गया और 940 ईस्वी तक यह पृथ्वीहारों के आधिपत्य में बना रहा। 946 तक यह पृथ्वीहारों के आधिपत्य में ही रहा था। फिर बैरी सिंह द्वितीय राजा बनता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा था। और इसके बारे में एक उदयपुर प्रशस्ति है। उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है, इसने अपनी तलवार के बल पर यह सिद्ध कर दिया था कि धारा उसी की है। मतलब कि जो धार है, वर्तमान धार, वह किसकी है? बैरी सिंह की। यह किस में कहा गया है? उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है। फिर बैरी सिंह द्वितीय के शासनकाल में परमारों ने अपनी जो मूल राजधानी थी, पहले इनकी राजधानी उज्जैन थी और उज्जैन से फिर उन्होंने धार स्थानांतरित कब की थी? बैरी सिंह द्वितीय के समय में। तो क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, जो परमारों ने अपनी धार अपनी राजधानी कब बनाई थी या किसके शासनकाल में बनाई थी? तो वह राजा कौन था? बैरी सिंह सेकंड। फिर उसके बाद इसका पुत्र आता है, उत्तराधिकारी बनता है सियक सेकंड या सियक द्वितीय। 972 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश था, राष्ट्रकूट राजा नरेश खोत्ते को यह पराजित कर देता है और फिर यह अपने राज्य का काफ़ी विस्तार करता है। फिर सियक द्वितीय क्या करता है? राज्य का त्याग कर देता है आखिरी समय में। फिर उसका पुत्र बनता है वाकपति मुंज शासक बनता है सियक के बाद। तो यह बहुत ही शक्तिशाली शासक रहता है वाकपति मुंज। और इसका शासन की बात करें तो ये 973 से 998 ईस्वी तक इसका पूरा शासनकाल रहता है। और यह एक इसके बारे में कहा जाए तो यह एक महान विद्वान, योद्धा और एक सुयोग्य, मतलब हर तरीके से यह योग्य शासक था। तो ये ऐसा शासक था यह। और इसके समय में कहा जाता है मालवा में स्वर्ण युग का आरंभ हो गया था। जैसे कि हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था भारतीय इतिहास में गुप्त वंश को स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त वंश को माना जाता है, गुप्त काल को माना जाता है। उसी प्रकार इसके बारे में कहा गया है वाकपति मुंज के समय जो मालवा में स्वर्ण युग का आरंभ हो गया था। मतलब इसने बहुत अच्छे काम किए और यहाँ की प्रजा इसके समय में काफ़ी खुश रही। कोई किसी भी तरीके से किसी को परेशानियों का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो हमेशा उसने प्रजा की हेल्प की। इस वजह से इसको मालवा में स्वर्ण युग का आरंभ एक प्रकार से माना जाता है। उसने फिर जो काम की बात करें, जैसे उसने कौन से काम कराए, तो उसने एक झील का निर्माण कराया था, जिसका नाम भी इसने अपने ही नाम पर रखा, मुंज सागर झील। और जो कि कहाँ पर है? धार में। मुंज सागर झील है धार में। फिर मुंज द्वारा महेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर और धर्मपुरी में
मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो इसने मंदिर कहाँ कहाँ बनवाए? महेश्वर जो कि खरगोन में पड़ता है, उज्जैन, ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में पड़ता है, और धर्मपुरी, यहाँ पर उसने मंदिरों का निर्माण कराया। फिर अगर इसके युद्ध की बात करें, जैसे कि इसके किस किस से युद्ध चले और कहाँ कहाँ किस किस से इसने विजय प्राप्त की, तो इसने अपने समय में जैसे कलचुरी हुआ, हूण हुए और चालुक्य, इनसे इसने विजय प्राप्त की, इनको युद्ध में हराया। और जो चालुक्य नरेश था तैलप, तेलप सेकंड या तेलप द्वितीय, इसको इसने 6 बार इसने परास्त किया, लेकिन 7वीं बार यह उससे हार गया और धोखे से उसने उसको बंदी बना लिया। मतलब तेलप ने किसको बंदी बना लिया? मुंज को, और फिर इसने इसको मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इसका भाई सिंधुराज शासक बनता है, किसके? मुंज के बाद। और जो एक पद्मगुप्त का काव्य है नवशैशांक चरित, इसमें जो सिंधुराज की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, और इसमें यह भी कहा गया है जो सिंधुराज द्वारा धार में एक शिवलिंग का निर्माण किया गया था, शिवलिंग बनवाया गया था, या फिर शिवलिंग की स्थापना की गई थी धार में। तो ये किस में कहा गया है? नवशैशांक चरित है, जो कि पद्मगुप्त का एक काव्य है। फिर इसके बाद सिंधुराज के बाद उसका पुत्र बनता है राजा या उत्तराधिकारी, जिसका नाम क्या रहता है? भोज, राजा भोज, जिनके बारे में मैंने अभी शुरुआत में चर्चा की थी, राजा भोज के बारे में, जिनके नाम पर ही भोपाल का नाम भोजपाल रखा गया था, वो वर्तमान में भोपाल कर दिया गया था। तो ये वही राजा भोज हैं। तो यह राजा बनता है, और यह कब बनते हैं? 1000 से ये रहते हैं 1000 से 1055 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। तो यह एक महान योद्धा के साथ साथ कहा जाए तो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, और इसके लिए संस्कृत के लिए भी, संस्कृत में भी बहुत काफ़ी ख्याति प्राप्त राजा थे यह। तो देखते हैं इनके बारे में। तो इस बताया मैंने, भोपाल शहर का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। फिर देखा जाए भोपाल के पास ही जो भोजपुर है, खैर सभी ने सुना होगा नाम भोजपुर का। तो भोजपुर की स्थापना भी की थी, और वहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, और बहुत ही विशाल जो शिव मूर्ति है, शिवलिंग है, उनकी स्थापना भी कराई थी। तो ये किसने कराई थी? राजा भोज के द्वारा। और देखा जाए तो जैसे कि भोजपुर की स्थापना की, वहाँ पर मंदिर बनवाए। फिर वहीं भोजपुर में ही एक बहुत विशाल या बहुत बड़ा बांध का निर्माण करवाया था, जिसे क्या बोलते हैं? साइक्लोपियन बांध भी कहा जाता है। उसका निर्माण करवाया, क्योंकि मैंने अभी बताया यह एक विद्वान थे। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, बहुत से कुछ विषयों पर। तो लगभग 23 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। और आईने अकबरी में राजा भोज कहा गया है। जो राजा भोज थे, उनके दरबार में 500 विद्वान रहते थे। 500 विद्वान, जिनमें से धनपाल उबत आदि प्रमुख थे। और उसने धार में संस्कृत के एक विद्यालय की स्थापना की थी, मतलब करवाई थी या की थी, तो जिसका नाम था भोजशाला उनका उस विद्यालय का नाम पड़ा। और यहीं पर एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। कहाँ पर? धार में। तो क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, सरस्वती मंदिर का धार में निर्माण किसने करवाया था, या फिर संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो वह कराई थी राजा भोज ने। फिर इसने जो दक्षिण में कोंकण पर भी इसने विजय प्राप्त की थी 1020 ईस्वी में। फिर ये गुजरात के शासक थे कीर्तिराज, उससे भी युद्ध किया था, उसको पराजित किया था। फिर देखें तो 1008 ईस्वी में इसने हिंदू शाही राजा था आनंदपाल को इसने हेल्प दी थी, किसके विरुद्ध? महमूद गजनबी के विरुद्ध। जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था, तो इसने महमूद गजनबी की आनंदपाल राजा था, उसकी इसने हेल्प की थी। फिर और उसका जो पुत्र था त्रिलोचन पाल को 1019 ईस्वी में अपने राज्य में आश्रय दिया था। जब वहाँ पर आक्रमण हुए थे विदेशी, तो उसने यहाँ पर उसको आश्रय दिया था। फिर देखा जाए राजा भोज ने त्रिपुरी के जो कलचुरी नरेश था गांगेयदेव, उनको भी पराजित किया था। कलचुरी नरेश गांगेयदेव बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो राजा भोज ने कलचुरी नरेश गांगेयदेव को भी पराजित किया था। फिर चालुक्य नरेश, जो चालुक्य था सोमेश्वर प्रथम, उसने राजा भोज को पराजित कर दिया था। धारा नगरी या फिर धार को लूट लिया था। फिर अंतिम दिनों की बात करें इसके, तो चालुक्य शासक थे भीम, तथा त्रिपुरी के जो कलचुरी राजा था लक्ष्मीकर्ण, जिसका एक अन्य नाम क्या है? कर्णदेव। लक्ष्मीकर्ण का ही हमने देखा था जब हमने कलचुरी वंश के बारे में पढ़ा था, तो इसका अन्य नाम क्या था? कर्णदेव।
इन लोगों ने मिलकर इस मालवा पर 1053 में आक्रमण किया और राजा भोज की इसी आक्रमण के समय मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अब बहुत सारी विजय ये प्राप्त कर चुके थे। और फिर इंसान एक समय रहता है, कहेंगे कि जब वह उसी समय में वह सब कुछ कर पाता है। अब एज भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आक्रमणों का सामना करने की बस की बात नहीं रह जाती है, तो वह हार गए थे और यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बाद देखें तो इनका पुत्र था जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम ने चालुक्य युवराज था विक्रमादित्य, इसकी हेल्प से मालवा से कलचुरी और चालुक्यों को पराजित किया। और लेकिन यह शीघ्र त्रिपुरी के राजा था लक्ष्मीकर्ण, त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश के राजा भी जिसके बारे में बात कर रही थी, लक्ष्मीकर्ण ने चालुक्य शासक सोमेश्वर के साथ मिलकर जयसिंह को युद्ध में उसका वध कर दिया था। तो ये उसकी जो विजय रही थी वह थोड़ी टाइम के लिए अस्थायी विजय रही। फिर एक शासक था उदयादित्य, अगला शासक जो बनता है उदयादित्य। इसने चौहान शासक विग्रहराज तृतीय के साथ की सहायता से मालवा पर एक बार फिर से अधिकार कर लिया। और उदयादित्य की एक रानी थी जो रानी शालमाली। उदयादित्य की रानी का नाम क्या था? शालमाली। इन्होंने भोपाल में एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसको सभा मंडल कहा गया था। तो जो वर्तमान में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का नाम सभी ने सुना होगा, सबसे बड़ी मस्जिद है, तो जिसका निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया। तो यह मस्जिद उसी मंदिर के ऊपर बनी है, मतलब कि उस मंदिर के अवशेषों पर यह मस्जिद बनाई गई है, ऐसा कहा जाता है। फिर उदयादित्य के पश्चात लक्षदेव, नरवर्मन तथा यशोवर्मन क्रमशः सत्तासीन हुए एक के बाद एक, लेकिन ये कोई शक्तिशाली शासक नहीं थे, इसलिए इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फिर जो मालवा पर कुछ वंशों का अधिकार हो जाता है, जिनकी बात करें चालुक्यों, चंदेलों और चौहानों, इन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर आगे देखा जाए, गुजरात के चालुक्य था जयसिंह सिद्धराज ने पूरे मालवा पर अधिकार कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। किसने? गुजरात का एक चालुक्य वंशी राजा था जयसिंह। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? अवंतीनाथ की। फिर इसके बाद देखें, फिर कुछ समय पश्चात फिर इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और उसने 1233 ईस्वी में विदिशा पर अधिकार कर उज्जैन को लूटा, परंतु यह विजय उसकी अस्थायी रही। इल्तुतमिश ने, जो कि दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसने मालवा पर आक्रमण किया था और 1233 में इसने विदिशा पर भी अधिकार कर लिया था और उज्जैन को भी लूटा, लेकिन यह कुछ समय के लिए ही रहा ये सब। और देवपाल का पुत्र था जयतुगी। जयतुगी को 1250 ईस्वी में बलवन के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। और फिर बात करें तो आगे चल के गुजरात के एक बघिल शासक थे विशाल देव ने धारा को नष्ट कर दिया था। गुजरात का जो बघिल शासक था, क्या नाम था उसका? विशाल देव। इसने धार पर आक्रमण किया और उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और उसके बाद यादव राजा कृष्ण ने मालवा पर भीषण आक्रमण किया। लगभग इसी समय मालवा का विघटन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि आप देखेंगे बघिल शासक ने धार पर आक्रमण कर दिया, उसको भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। और ऐसा कोई इस समय कोई शक्तिशाली शासक था नहीं इन आक्रमणों का सामना कर सके। तो मालवा और धार इसे पूरी तरीके से फिर इनका विघटन शुरू हो जाता है एक प्रकार से यहाँ से। फिर देखेंगे 1305 में परमार वंश के अंतिम शासक कौन रहता है? महलक देव। अंतिम शासक अगर अंतिम शासक की बात करें परमार वंश के, तो वह रहते हैं महलक देव, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन मुल्क ने पराजित कर दिया था। और तथा उसके समय फिर मालवा राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। तो महलक देव के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आइन मुल्क द्वारा आक्रमण किया जाता है और फिर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। और फिर यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है मालवा और मध्य प्रदेश में। तो ये था हमारा पूरा, हमने पढ़ ली अभी ये वाली हिस्ट्री। अब हम मध्यकालीन भारत या फिर मध्यकालीन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और ये नोट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने जो मेन चीज़ें जो याद रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे तो पूरे ही पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है, तो कुछ नहीं कह सकते। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरी नोट्स रिवाइज़ करना है
तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आप रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। और हाँ, नोट्स PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वहाँ से प्राप्त कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।